अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। जब हम सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसरेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन दैट इज़ ऑफन डायरेक्टेड टू द सेल न्यूक्लियस एंड टिश्यू डैमेज। यानी कि बात क्या हुई कि एक ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होती है अगेंस्ट द बॉडीज़ ओन सेल्स, और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय करती हैं सेलुलर न्यूक्लियस को एंड एट द एंड लीड टू द सेलुलर डैमेज और टिश्यू डैमेज। नाउ जब हम बात करते हैं अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, हम ये बताते हैं कि इसकी प्रीपोंड्रेंस इट इज़ मोस्ट कॉमनली अकर्ड इन फीमेल्स। फीमेल में किस एज की फ़ीमेल को ज़्यादा इफेक्ट करेंगी? 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान जो पेशेंट लाइक कर रहा होगा, फीमेल लाइक कर रही होगी, उसके चांसेस ऑफ अफेक्शन बाय दिस डिजीज़ आर मोर कॉमन। इस डिज़ीज़ का जो हमारे पास एक रिस्क फैक्टर होता है कि कॉम्प्लिकेशन होती है वो ये होता है कि कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो मेजर कॉज ऑफ डेथ होती है इन केस ऑफ सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। देन फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, हमें ये बात देखने को मिलती है कि जो पैथोफिजियोलॉजी होती है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस की वो इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड होती है, वो नॉट येट फुली आइडेंटिफाइड टिल नाउ। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में रोल प्ले करते हैं। उनमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर एक पेशेंट के अंदर जेनेटिक प्रीपोंड्रेंस मौजूद है फॉर दिस डिजीज़ तो उसके अंदर सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस होने का चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ पेशेंट हु डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ जेनेटिक फैक्टर रिलेटेड टू दिस डिजीज़। अब क्या होता है कि वो पेशेंट जिसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स मौजूद हैं, लाइक उसके स्किन है, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनके ऊपर सनलाइट पड़ी, सनलाइट के फॉल होने की वजह से क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्किन के ऊपर फॉल हुए। अल्ट्रावायलेट रेज जब स्किन के ऊपर फॉल करेंगे तो क्या होगा, स्किन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस जो है ना वो टेक प्लेस करेंगी। डिफरेंट चेंजेस में क्या होगा कि स्किन के अंदर मौजूद जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो नॉर्मली एक्टिवेटेड नहीं थे उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है, उन प्रोटीन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? मोस्टली उनके अंदर हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं। जब ये प्रोटीन्स बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू दिस अल्ट्रावायलेट लाइट, इन रिस्पॉन्स टू स्मोकिंग, इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस, तो क्या होता है कि ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं एज एन एंटीजन, और जब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एक्ट एज एन एंटीजन एक्ट करेगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पे ये जो हिस्टोन्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ये बेसिकली एक्ट करें एज एन एंटीजन। जब ये एंटीजन के तौर पे एक्ट करेंगे तो बॉडी प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज़। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू होंगी। डिपॉजिट होने के बाद वो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म्स लीड ऑन करेंगे और वो जो है हमारे पास मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट का बाइस बनेगी। ये बात यहाँ से क्लियर हुई कि ये प्रोटीन्स बने, इनकी ये आके अटैच हुए, इन्होंने एक्ट किया एज एन एंटीजन और ये आके अटैच हुए एंटीबॉडीज़ के ऊपर, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन गए। अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस इनको हम इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बॉडी में सबसे पहले क्या होगा, एंटीजन आएगा, एंटीजन की प्रोडक्शन होगी जब सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, स्मोकिंग या डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो लीड करेंगे टू द प्रोडक्शन ऑफ दोज प्रोटीन्स विच एक्ट एज एन एंटीजन। तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाएगी, ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो गया अगेंस्ट दोज एंटीजन्स। फिर क्या होगा कि ये जो है जो मैंने आपको बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, डेपोजिशन होने लग जाएगी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जब डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होंगे वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होगी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जब एक्टिवेशन होगी दैट विल लीड टू द टिश्यू डैमेज एट द एंड। ठीक है, जो टिश्यू डैमेज होगा वो कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन लीड करेगा टुवर्ड्स द टिश्यू डैमेज और ये इन्वॉल्व करेगी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को। जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व बॉडी सिस्टम्स होते हैं उनमें हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, स्किन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है, कार्डिक टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स हमारी बॉडी के वो इन्वॉल्व होते हैं, हमारा रीनल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जो सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस की डिस्ट्रक्शन होती है, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन इन सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन, वो क्या करती है, वो हमारी लाइक ब्लड वेसल्स को या किसी भी लेयर को इन्वॉल्व करेगी ना टिश्यूज़ के। तो वो जैसे एक लेयर है, इनर मोस्ट लेयर से आउटर मोस्ट लेयर की तरफ इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। इनर मोस्ट लेयर हमारी बॉडी में कौन सी होती है, मोस्टली म्यूकोजा होता है, और आउटर मोस्ट जो होती है वो सेरोजल सरफेस होती है। तो ये इन्वॉल्व किस तरह करेगी, म्यूकोजा से इन्वॉल्व करना स्टार्ट होगी और डैमेज कर देगी अप टिल सेरोजल सर्फेसेस। डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेयर्स, ये जैसे मैंने बात लिखी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेयर स्टार्ट होगी। जब डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेयर स्टार्ट होगी सबसे पहले इन्वॉल्व करेगी म्यूकोजा को, जो इनर
मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा के बाद इन्वॉल्व करेगी विद द एज द डिजीज प्रोग्रेसेस एट द एंड इन्वॉल्व करेगी सेरेब्रल सरफेस को, जो कि आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ डिफरेंट लेयर्स होती है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज़ जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं अगेंस्ट एंटीजेंस अगेंस्ट द प्रोटीन्स ऑफ आर ऑन बॉडी, ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं वो बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ में जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। हमें किस तरह पता चलेगा कि अब ये डिपॉजिट हो गए हैं? हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स आएंगे, क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। अगर हम कंसिडर करें कि हमारी स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, स्किन के अंदर डिपोजिशन ऑफ इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्सेस हो रहा है, तो स्किन के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैश अपेयर होगा जो हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फॉर सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, उसको हम कहते हैं बटरफ्लाई रैश। ये रैश क्या होता है? क्लासिकल फेशियल रैश होता है। इसकी अपेयरेंस किस तरह होती है? ये एरिथेमेटस होता है, रेड इन कलर होता है, रेज्ड होता है, इसकी पेनफुल होता है, इची होता है, अकर ओवर द चीक्स विद स्पेयरिंग ऑफ द नेजोलेबियल फोल्ड। नेजोलेबियल फोल्ड को छोड़ के ये चीक्स के ऊपर अपेयर होता है और इसकी अपेयरेंस इन शॉर्ट किस तरह होती है? बटरफ्लाई टाइप अपेयरेंस होती है। ठीक है, जो दूसरा रैश हमारे पास स्किन के ऊपर अपेयर होता है बाय दिस सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस और इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होता है डिस्कॉइड रैश। ये एक हमारे पास हाइपर केराटोसिस लाइक इस रैश के अराउंड क्या होगा? एक हमारे पास वाइट सी लेयर होगी, जो वाइट से लेयर लाइक अगर ये हमारे पास रैश है, इस रैश को एक वाइट सी लेयर सराउंड करेगी, स्कार टिश्यू कहने आप, स्कारिंग होगी, उसको हम क्या रेफर करते हैं? एज हाइपर केराटोसिस फॉलिक्यूलर प्लगिंग विद स्कारिंग एलोपेशिया इफ इट अकर्स ऑन द स्कैल्प। ये हमारे पास एक पिक्चर है जो रिप्रेजेंट कर रही है बटरफ्लाई टाइप रैश। ठीक है, इसके अंदर ये जो नेजोलेबियल फोल्ड है ये इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन चीक्स पूरे इन्वॉल्व है। इसको हमने कह दिया कि ये क्या है? बटरफ्लाई रैश। हमें ये बात मालूम है कि सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट डिजीज़ है। सो जब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करेगी तो हमारे पास किस तरह की मैनिफेस्टेशन होगी? पेशेंट के माउथ में अल्सर्स बने होंगे, वो अल्सर्स पेनफुल नहीं होंगे। इसके अलावा अल्सर्स बनेंगे स्टमक के अंदर। दो मेन जगह हैं जहाँ पे अल्सर्स बनेंगे, माउथ अल्सर्स होंगे और स्टमक अल्सर्स होंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों अल्सर्स पेनफुल नहीं होंगे। माउथ अल्सर्स मोस्टली पेनफुल नहीं होंगे। अब जब हम किडनी से रिलेटेड बात करते हैं तो क्या होता है? जो इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो पास आउट नहीं कर सकते थ्रू द ट्यूब्यूलर ल्यूमेन इन द किडनी, इन द नेफ्रॉन। तो क्या होगा? जब ये ट्यूब्यूल के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, ट्यूब्यूलर वॉल को क्रॉस नहीं करेंगे, दैट विल लीड टू द डैमेज ऑफ द ट्यूब्यूल। इसी तरह अगर ये ग्लोमेरुलस की बात कर लें तो ग्लोमेरुलस के अंदर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ग्लोमेरुलस को डैमेज करेंगे, ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, तो क्या होगा कि नॉर्मली जो ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद है वो यूरिन में अपेयर होने लग जाएगा। नॉर्मली जो प्रोटीन्स यूरिन में अपेयर नहीं होते थे, अब वो प्रोटीन्स जो हैं वो बेसल मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से यूरिन में अपेयर होने लग जाएंगे। इसके अलावा हमें जो माइक्रोस्कोपी करवाएंगे, यूरिन माइक्रोस्कोपी में हमें कास्ट मिलेगी। तो जब किडनी इन्वॉल्व होगी सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है जो कि एसोसिएट करेगा विद SLE। सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस की एक मेन मैनिफेस्टेशन जिसकी वजह से इसके मोर्टेलिटी रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट में मेनली जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है वो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होती है। जो कार्डिक लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कार्डिक लेयर्स में पेरिकार्डियम में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म जनरेट होता है दैट विल लीड टू द पेरिकार्डाइटिस। अब इसके अलावा क्या होता है? जो मेन हमारे पास डेंजरस सिचुएशन होती है इन दिस केस वो ये होता है जब एंडोकार्डाइटिस डेवलप होता है। एंडोकार्डाइटिस में वेजिटेशंस होती हैं, वेजिटेशंस की वजह से जो ब्लड है वो वहाँ पे स्टेगनेट करना शुरू हो जाता है विद इन द एट्रियाज और वेंट्रिकल्स। तो जब ब्लड स्टेगनेट करना शुरू करेगा वहाँ पे कोएगुलेशन होने के चांसेस रेज हो जाएंगे, थ्रोम्बस फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी। थ्रोम्बस फॉर्मेशन जब हो जाएगी वो जब थ्रोम्बस कन्वर्ट होगा एम्बोलाई में तो डिफरेंट वेसल्स की ब्लॉकेज का वो बाइस बनेगा, दैट विल लीड टू इस्कीमिया ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वेरियस एंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, लाइक लिम्स में अगर कोई वेसल जो लिम को ब्लड सप्लाई करिए उसका इस्कीमिया हो जाता है, उसमें एम्बोलस जाके अटक जाता है, तो फिर क्या होगा कि उस लिम की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, दैट विल लीड टू इस्कीमिया ऑफ दैट लिम। अब जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं इन केस ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस तो जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो जाएगा, दैट इज जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हमारे पास अपेयर होगा वो आर्थराल्जिया होगा, दैट इज फेयर पेन एसोसिएटेड विद आर्थराइटिस होगा। और हमारे पास क्या होगी? मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। ये जो हमने सारे सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस पढ़े, बेसिकली ये एक एलर्जिक रिएक्शन थे, इनको हम रेफर कर सकते हैं एज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी।
Up till now we have discussed the pathophysiology and clinical features of systemic lupus erythematosus. जब हम अपने डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करने की बात करेंगे तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करवानी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस। जब अपने डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं तो होता क्या है, डायग्नोसिस हम दो पीसेस पे बनाते होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स पे जो हम देख रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, और थोड़ी सी हम लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स करा लेते होते हैं। इसके लिए मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में से एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 11 फैक्टर्स जो है ना वो प्रेजेंट होने चाहिए द पेशेंट, या तो वो आपके पास जब पेशेंट आए तब उनमें से एटलीस्ट 4 प्रेजेंट हो, या कोई ना कोई ऐसा सिम्टम हो जो उसे पास्ट में रह चुका हो, तो हम अपने पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं कि वो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस का सस्पेक्ट है। ये टेबल हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो मैलर रैश होगा या डिस्कॉइड रैश होगा। ये दो रैशेस हमारे पास कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स एसएलई। फोटोसेंसिटिविटी टू लाइट हो जाएगा। ओरल अल्सर्स प्रेजेंट होगी इन केस ऑफ जीआईटी इन्वॉल्वमेंट। जब जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आर्थराइटिस होगा। सीरोसाइटिस होगा इन केस ऑफ जो सीरोसाइटिस है वो लीड करेगा, यानी कि सीरोजल सर्फेसिस इन्वॉल्विंग इन केस ऑफ प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस। रीनल डिसऑर्डर्स में हमारे पास परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया नजर आ रहा होगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में सीयर्स होंगे, साइकोसिस होगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रोवोकिंग ड्रग्स और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमारे पास मोस्ट कॉमन होगा हीमोलिटिक एनीमिया और ल्यूकोपीनिया। इम्यूनोलॉजिक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एंटी डीएनए एंटीबॉडी इन एब्नॉर्मल टाइटर मौजूद होंगे। इसके अलावा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है वो मौजूद होगी। अब ये तमाम हमारे पास जो हमने अभी फीचर्स डिस्कस किए ये इन्वॉल्व होते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ एसएलई। ये बेसिकली हमारे पास क्राइटेरिया होता है फॉर सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। इनमें से एटलीस्ट 4 जो है वो हमारे पेशेंट में मौजूद होने चाहिए, तो हम अपने पेशेंट को सस्पेक्ट करेंगे दैट ही इज़ अ केस ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। अभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस है जो हमने परफॉर्म करवाई अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन में हमारे पास एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ टू ईएनएज होते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट की डिटेक्शन होती है, रूटीन हीमेटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और यूरिन एनालिसिस हम परफॉर्म कर लेते हैं इन ऑर्डर टू चेक फॉर द सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस प्रीपोंडेरेंस। इसके अलावा हमारे पास एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनको हम डिटेक्ट करते हैं। रेस्ड हमारे पास ईएसआर का लेवल होता है इन केस ऑफ हीमेटोलॉजी। ल्यूकोपीनिया हुआ होता है, लिम्फोपीनिया होता है अलॉन्ग विद एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो सीआरपी है ना वो मोस्टली नॉर्मल होता है इन केस ऑफ एसएलई, जबकि ईएसआर जो होता है वो रेज्ड होता है इन केस ऑफ एसएलई। तो अब तक हमने कर ली इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। 4 फैक्टर्स मौजूद होंगे तो हम पेशेंट को रेफ़र कर देंगे एसएलई है। अगर पेशेंट के अंदर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव है भी तो भी ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एसएलई। हम कह सकते हैं अगर हमारे पेशेंट के अंदर एएनए पॉजिटिव है तो मे बी ही इज़ अ केस ऑफ एसएलई, लेकिन जो एएनए है वो स्पेसिफिक नहीं होता है एसएलई के लिए, वो मोस्ट और अदर रूमेटोलॉजिकल डिजीज होती हैं जिनमें ये मौजूद होता है। करते हैं टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ एसएलई। मैनेजमेंट में हमारा जो मेन फोकस होगा वो किन किन बातों पे होगा। हमने सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करना होगा अबाउट द नेचर ऑफ द इलनेस। हमें जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, मैलर रैश आ रहा है, ओरल अल्सर्स आ रहे हैं, या फिर लंग की इन्वॉल्वमेंट है, पेरिकार्डाइटिस हो रहा है, तो हमने अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। हमने अपने ऑर्गन डैमेज को जितना हो चुका है उसको फर्दर मोर डैमेज से प्रिवेंट करना है। हमने मेंटेन करना है नॉर्मल फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसके लिए हमने सबसे पहले जब हमने देख लिया कि स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मैलर रैश हो रहा है, डिस्कॉइड रैश हो रहा है, बटरफ्लाई टाइप रैश हो रहा है, तो हमने अपने पेशेंट को रेफर करना है कि वो सनलाइट को अवॉइड करे, अवॉइड एक्सपोजर टू द सनलाइट। अगर सनलाइट को अवॉइड करेगा तो उसकी जो स्किन के ऊपर रेस पड़ने की वजह से प्रोटीन्स की प्रोडक्शन हुई है वो कम होगी। जो प्रोटीन्स कम होंगी, एंटीजन की प्रोडक्शन कम होगी, तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कम होगी, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट को आर्थराइटिस की वजह से स्वेयर डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से पेन हो रहा है। पेन जब होगा तो पेन को रिलीव करने के लिए हम एनसेड्स का यूज़ करेंगे। पेन और साथ साथ इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करेंगे फॉर लेस स्वेयर सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स हमारे पास बढ़ते जाते हैं या हमारे पास डिजीज़ एक्यूट फेज़ में प्रेजेंट हुई है तो हम यूज़ करेंगे लोकल और सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर स्वेयर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ है तो हम सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। अब हमें मालूम है ये बात कि जो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ऑटो इम्यून जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनको हम ट्रीट करते हैं विद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। जैसे आजकल कोरोना वायरस भी चला हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो हम ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी हमारे पास एक इंडिकेशन होती है अगर हमारे पेशेंट को एनी काइंड ऑफ
ऑप्थेल्मिक इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है डिजीज़ की वजह से, तो हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि इट विल लीड टूवर्ड्स द विजुअल लॉस, परमानेंट विजुअल लॉस जो है ना वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करवा देती है। इसलिए हम जब अपने पेशेंट को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रेफर करेंगे तो पहले हम देख लेंगे हमारे पेशेंट की कोई ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुई हुई। अगर ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है तो हम उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देंगे। अब हम थोड़ा सा फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देख लेते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या क्या कॉज करती है। इट इज़ मल्टी फंक्शनल ड्रग। ये सबसे पहले हमारे पास क्या करेगी, टी सेल की प्रोलिफरेशन को रिड्यूस करेगी, TLR एक्टिवेशन को कम करेगी, जो साइटोकाइंस की प्रोडक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म जनरेट हो रहा है उसकी प्रोडक्शन को कम करेगी, सेल्फ एंटीजन प्रोडक्शन को कम करेगी, सेल्फ एंटीजन की प्रोडक्शन के साथ साथ एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को भी कम करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन कम करेगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिड्यूस करेगी, लिपिड लेवल को डिक्रीज़ करेगी, अलॉन्ग विद लिपिड लेवल इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज़ करेगी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेगी। जब ये इंसुलिन को रिड्यूस करी है तो हमें हमारे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के स्टेट में जाने से अवॉइड करेगी पेशेंट को। इसके अलावा जो ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स यूज़ करते हैं इन केस ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, उनमें साइक्लोफॉस्फामाइड होता है। फॉर एक्टिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है हम इसको यूज़ करते होते हैं। अब हमने जो है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस भी कर ली। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसमें मेजर याद रखने वाली बात है। लेस सीवियर सिम्पटम्स के लिए हम NSAIDs दे रहे होते हैं। एक्यूट केस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे होते हैं और मेजरली जो हम ट्रीट करते हैं इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं। So we have done with our systemic lupus erythematosus.